सर स्प्लिटिंग हो गया था। स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग जो हो हुआ गया था। था। नहीं नहीं, स्प्लिटिंग जो बताए थे आपको ऑक्टाइडल फील्ड में बताए थे। हाँ सर, हम लोग ने फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नोट किया था। नहीं नहीं, वही बता रहे हैं, थोड़ा रिवीजन करवा के आगे प्रोग्रेसिव करते हैं। जैसे देखिए बता रहे हैं, जैसे ये मेटल सेंटर है ये, राइट। तो मैंने जब सीएफटी बताया था तो सीएफटी किसके था, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो आप क्या लेंगे कि मेटल सेंटर को एज्यूम करो एज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और उसके सराउंडिंग में जो होगा वो सराउंडिंग्स में कौन आएगा, लिगेंड्स आएगा। तो पहले जो लिगेंड्स आता वो निगेटिव चार्ज हो रहा था लिगेंड्स का, वो किसकी तरह था, पहले लिगेंड एक आता है सिमेट्रिकल फील्ड बना के। तो बेटा सिमेट्रिकल फील्ड में जब लिगेंड्स अप्रोच करता था वहां पे क्या था, सिर्फ आपका डी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होता था। मतलब कि मैंने बोला था कि जब सिमेट्रिकल फील्ड होगा, याद करो, मैंने डी ऑर्बिटल का जब सिमेट्रिकल फील्ड लिया था तो मैंने सिंपल बोला था कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगा, सिर्फ वहां पे इंक्रीज होगा, डी ऑर्बिटल की एनर्जी वहां पे डिक्रीज नहीं होता। याद होगा, आप लोगों को बताए होंगे। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास ये एनर्जी लेवल्स है, देखो जो बताए थे वो रिवीजन थोड़ा करवा के उसका प्रोसीड कर देते। देखो मैंने बताया था आपको एनर्जी लेवल्स है, और यहाँ पे मेटल जब फ्री स्टेट में रहेगा विदाउट फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, ऑल द डी ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी। तो देखो मैंने 5 डी ऑर्बिटल बनाया, अब 5 की एनर्जी मैंने क्या रखा, सेम रखा। मैंने कुछ ऐसा बताया था ना, आना याद होगा आप लोगों को, सोनक याद होगा कि फ्री मेटल सेंटर में कितना डी इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स होता है, 5। तो पांचों की एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा किसके इलेक्ट्रॉन से, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से, तो इसकी एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद ये एनर्जी लेवल्स पे आ जाता था, और फिर इस एनर्जी लेवल के बाद क्या होता था, ये स्प्लिट कर जाता था क्योंकि फील्ड आपका अनसिमेट्रिकल हो जाता था। तो अनसिमेट्रिकल फील्ड में जाके कौन होता था, आप देखा होगा वहां पे मैंने बताया था कि जो भी डी ऑर्बिटल का लोब होगा along द coordinate axis, ligands are approaching toward the metal center along the coordinate axis। तो जो भी coordinate axis के जो भी ligands और lobes का orientation होगा, lobes, वो orbitals में इलेक्ट्रॉन विल बी स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय द ligands इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वहां पे एनर्जी आप इंक्रीज कर दोगे। एनर्जी आपने इंक्रीज किया था कितना ऑर्बिटल का, याद करो। आपने इंक्रीज किया था एनर्जी ऑफ 2 ऑर्बिटल का। वो कौन सा ऑर्बिटल था, एक था आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक था आपका डी जेड स्क्वायर। फिर आपने 3 ऑर्बिटल की एनर्जी को लो कर दिया था। क्यों लो किया था, तो मैंने बताया था वहां पे कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी आपने लो किया था। इस लो करने का पर्पस क्या था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एक एनर्जी को देखो, इस एनर्जी, ये जो प्री स्प्लिटिंग कंडीशन ये है, ये कंडीशन है प्री स्प्लिटिंग कंडीशन। और प्री स्प्लिटिंग कंडीशन में जितना सिस्टम की एनर्जी होता है उतना ही सिस्टम की एनर्जी को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब प्री स्प्लिटिंग कंडीशन में जितना एनर्जी आपने रेज किया, सिर्फ उतना ही एनर्जी को आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग के बाद उतना ही एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। तो इसके लिए कुछ का एनर्जी को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, और कुछ का एनर्जी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो जिसका लोब्स होता है along द कोऑर्डिनेट एक्सिस उसका एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, और जिसका लोब्स होता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस उसका एनर्जी को मैं डिक्रीज कर देता हूँ। तो इससे पता चलता है आपको कि अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ orbitals lobes along the coordinate axis between the coordinate axis, उसके अकॉर्डिंग मैंने टोटल एनर्जी लेवल्स में, 2 एनर्जी लेवल्स में इसको स्प्लिट कर दिया था। उस 2 एनर्जी लेवल्स में आपने देखा होगा कि इस लेवल को मैंने बोला था 3 फोल्ड डिजेनरेटर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हम लोग T2G। और एक बोला था आपने 2 फोल्ड डिजेनरेटर ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं हम लोग EG। तो आपने देखा होगा कि ये था आपका T2G और ये क्या था आपका EG। तो मैंने ये जो बताया था ये क्या था आपका, याद करो, ये था आपका EG। और ये जो बताए थे ये क्या था आपका, इधर जो बताए थे ये था आपका, ये था आपका T2G। तो आपके पास 2 एनर्जी लेवल्स होता है, EG और T2G। T2G सेट द 3 सेट ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल, EG लेवल कंटेन द 2 सेट ऑफ द डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्लास में बता दिए थे, राइट। तो आप हमेशा याद रखना, ये होता है फ्री मेटल आयन में डी इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है डी ऑर्बिटल इन द प्री स्प्लिटिंग कंडीशन, ये डी ऑर्बिटल इन द ऑक्टाइडल फील्ड। तो ऑक्टाइडल फील्ड में डी ऑर्बिटल अपना
डिजेनरेसी मेंटेन नहीं करता, the loss of degeneracy and a splitting of d orbital in different energy levels is called crystal field splitting. बता दिए थे ये सब या नहीं बताए थे? बताइए, ये सारे इंफॉर्मेशन दे दिए थे। मैंने बोला था आपको कि कुछ एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो ये एक सेंटर लिए, तो सेंटर को क्या बोले थे? याद होगा, बेरी सेंटर बोले थे। मैंने बोला था इसी सेंटर के क्रॉस आप एनर्जी कंजर्व करोगे, तो कुछ का एनर्जी आपने लो किया, कुछ का एनर्जी आपने इंक्रीज किया। जिसका लो किया तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना रख सकते हो? मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैंने लो किया था, याद करो। मैंने 2/5 डेल नॉट से एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या किया था? लो किया था। और 3/5 से एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या किए थे? एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आपने +3/5 डेल नॉट से क्या किए थे? इंक्रीज किए थे। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपने -2/5 डेल नॉट से क्या किए थे? डिक्रीज किए थे। आपको बोले थे कि ये होता है T2, ये होता है इजी लेवल, ये होता है T2G। दोनों के बीच की एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसी को बोलते थे हम लोग, नोट करते थे डेल नॉट से। बताए थे ये। फिर मैंने बताया था कि 1 डेल नॉट जो होता है, 1 डेल नॉट इक्वल टू क्या होता है? 10 DQ। DQ और डेल नॉट, दीज आर द एनर्जी यूनिट्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी यूनिट को हम लोग डेल नॉट T2, ये आपका DQ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 DQ इक्वल टू क्या होता है? 1 डेल नॉट। डेल नॉट क्या था? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने ऑक्टेटल फील्ड का बता दिए थे कि नहीं बताए थे? याद करिए आप लोग, बता दिए थे ये सब। तो आप चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट। तो मैंने, याद करो, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट में मैंने पहला फैक्टर बता दिया था। क्या बताया था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर। अगर मेटल सेंटर और लिगैंड सबका सेम होगा, दैट मेटल सेंटर इन द टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटा जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लिगैंड्स उतना मेटल सेंटर के क्लोज आएगा थ्रू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और जितना क्लोज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड्स का, मेटल सेंटर का डी इलेक्ट्रॉन उतना क्या होगा? रिपल्सन। तो उतना एनर्जी क्या होगा? स्प्लिट होगा। बताए थे। या थ्रू फैक्टर अफेक्टिंग, या उसी पीडीएफ में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। रुको, पीडीएफ होगा तो उसी में कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, देख रहा हूँ कहीं पे। बताए थे ना। अच्छा, तो ये सब देखो, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया था। देखो, ये तो बताए थे आपको। यहाँ पे देखो, प्री स्प्लिटिंग कंडीशन का मैंने बताया था जो CFT। देखो, ये था CFT, यही बताए थे स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग बता दिए थे। देखो, तो मैंने फैक्टर जब कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फैक्टर देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट। तो उसमें पहला था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर। तो मैंने बोला था फॉर ए गिवन लिगेंड्स, आप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करोगे तो डेल नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे था पीरियोडिक पोजीशन ऑफ मेटल सेंटर। मैंने बोला फॉर ए गिवन लिगेंड, लिगेंड को फिक्स कर दो। तो मैंने बोला कि 3D 4D 5D सीरीज में जाते हैं हम लोग, तो आपका 5D का जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव वो ज्यादा होता है कंपेयर टू 4D एंड 3D। तो जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा 5D का, तो डेफिनेटली ड्यू टू जेड इफेक्टिव होने का रीजन क्या होता है? ड्यू टू पोर शेलिंग एबिलिटी ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा 5D का मतलब 6 पीरियड में वर्क करो, और 6 पीरियड में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 4f। 4f 14 के बाद आप 6D 5D में आप इंटर करते हो। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4f14 को फिल करने के बाद आप 5D में इंटर करते हो। आप 5D में जब इंटर करेंगे तो 4f14 इलेक्ट्रॉन को आपने एक्यूमुलेट किया। आप 14 इलेक्ट्रॉन को अगर एक्यूमुलेट करेंगे 4f में, तो 14 यूनिट्स आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, उस प्रोपोर्शन में शेल्डिंग इफेक्ट आपके इंक्रीज नहीं होता। तो शेल्डिंग एबिलिटी 4f का क्या होता है? पुअर होता है। ड्यू टू द पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एटम का स्फेरिकल साइज लेंगे तो उसका पेरिफेरल पार्ट, मतलब आउटर पार्ट पे कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन मिल रहा है, उसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। बेटा जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उस पॉइंट पे, डेफिनेटली वो लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को उतना क्या करेगा? स्ट्रांगली पुल करेगा। आज जितना पुल करेगा उतना क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? 4D 3D 5D सीरीज में अगर लेंगे तो आपका हमेशा याद रखिएगा डेल नॉट किसका ज्यादा होगा? 5D का। देखो, मैंने आपको बोला भी था कि अगर 3D मेटल सेंटर लिए और 3D से अगर 4D पे आ जाएंगे मेटल सेंटर पे, लिगेंड से अगर फिक्स सेम होगा,
तो 30 to 50% का आपका वैल्यू इंक्रीज करता है। अब 4D से जब 5D पे आएंगे तो वहां पे कितना इंक्रीज करता है बताइए? वहां पे मैंने बोला था कि 30% इंक्रीज करता है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी बताया था, तो उसी का एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, देखना। ये कोबाल्ट होता है, हेक्सामाइन का कॉम्प्लेक्स है ये 3+। रोडियम लिए हम लोग, उसी के फैमिली का मेंबर है ये। सबका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, अपने आप पकड़ लोगे कि एक ही ग्रुप का मेंबर है कि डिफरेंट है, पकड़ लोगे आप लोग। 3 लेंगे, इरिडियम लिए, ये NH3 6। आप खुद से बताइए किसका डेल नोट ज्यादा होगा? 3 का ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ये जब जाएंगे तो कोबाल्ट के नीचे रहता है रोडियम, और रोडियम के नीचे रहता है इरिडियम। इधर जाते तो आयरन, आयरन के नीचे कौन होता है? आयरन के नीचे आपने देखा होगा यूथेनियम, और उसके बाद होता है ऑस्मियम। ये सब थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखते रहोगे ना, थोड़ा याद रहेगा। लेकिन आपको क्या करेगा, जब आपका एग्जाम में देगा क्वेश्चन, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। और कोबाल्ट के 27 में 18 ऐड कर दो तो अपने आ जाएगा रुथेनियम, ये रोडियम का। और उसमें फिर 32 ऐड कर दो तो आ जाएगा इरिडियम का, अपने आप आ जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा इसका डेल नॉट का वैल्यू किसका हो ज्यादा होगा? क्योंकि आपको पता है डेल नॉट टॉप टू बॉटम क्या होता है, इसमें इंक्रीज करता है। तो इसमें डेल नॉट सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका 1 से ज्यादा होगा 2 का, 2 से ज्यादा किसका होगा? 3 का। तो पीरियोडिक इक्वेशन आई बात समझ में? तो पीरियोडिक इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा डेल नॉट किसका ज्यादा होता है? 4D 5D का ज्यादा होता है कंपेयर टू 3D। 3D का डेल नॉट का वैल्यू लेस होता है। तो ये पीरियोडिक पोजीशन मैंने बताया। फर्स्ट क्या बताया था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब थर्ड बता रहा हूँ आपको, देखो थर्ड क्या बता रहा हूँ, कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? थर्ड डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगैंड पे भी। बेटा हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो स्प्रेडिंग पैटर्न स्ट्रांग होगा, तो डेल नॉट का वैल्यू स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब सीधा बोलोगे, फॉर ए गिवन सेंट्रल एटम को फिक्स कर दो, तो डेल नॉट सबसे ज्यादा होता है कार्बन डोनर लिगेंड्स का, उसके बाद होता है नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन डोनर का, उसके बाद होता है हेलोजन डोनर का। अब बताइए सबसे स्प्लिटिंग पैटर्न सबसे देखिए इसमें देख रहे हैं, कार्बन डोनर लिगेंड्स का या नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स का? कार्बन। आप खुद से सोचिए, कार्बन डोनर लिगेंड्स का अगर स्प्लिटिंग पैटर्न ज्यादा देखेंगे तो आपको बताए थे ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में रखे थे कि नहीं आपने, COCN माइनस सबको आपने देखा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में रखा था। तो आप हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में किसको किसको रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर को स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिगेंड में रख देते हैं हम लोग। याद रखेंगे, ये कार्बन और नाइट्रोजन डोनर को किस में रख देते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। तो खुद से बताइए ऑक्सीजन है सल्फर डोनर या हैलोजन डोनर से किस में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स? वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड में, तो अपने आप याद हो जाएगा ये सब। ये वीक फील्ड लिगेंड में आ जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड्स में। तो आप देखोगे कि जहां जहां भी कार्बन डोनर होगा उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेके आना। तो बताइए COCN माइनस सब क्या होता है? कार्बन डोनर होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। एथिलीन डाइमीन क्या होता है? नाइट्रोजन डोनर होता है, देखा होगा आपने। फिर आपने देखा होगा ऑक्जेलेटो ऑक्सीजन डोनर होता है, तो फिर क्या हो जाता है वो? वीक फील्ड लिगेंड्स। याद करो, हैलोजन सब, क्लोराइड ब्रोमाइड सब, ये सब क्या होता है आपका? वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। हाइड्रोक्साइडो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे एक आएगा टर्म आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है क्या? सुनो, इसको लर्न नहीं करना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप सीधा याद रखिए कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर। आपको पाइसिड लिगेंड्स बताए थे ना, अक्षर याद करो। हाँ सर। तो पाइसिड लिगेंड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है, और पाई डोनर सिग्मा डोनर जो होता है ना वीक होता है। तो हैलोजन सब क्या था? पाई डोनर सिग्मा डोनर, तो वो सब वीक में आ जाता है। सिग्मा डोनर
सिग्मा डोनर पाई डोनर वो सब वीक में आ जाता है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर सबका सब स्ट्रांग है। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है देखो इस पे। इट इज अरेंजमेंट्स ऑफ different ligands in increasing order of their splitting pattern. स्प्लिटिंग पावर। अब बताइए जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा था कि अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी। तो आपने देखा था मोर नेगेटिव एसआरपी पे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और मोर पॉजिटिव एसआरपी पे क्या बोले थे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम थिंग्स यहाँ पे लोग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्प्लिटिंग पावर। अब बताइए जिसको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लूंगा उसका स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होगा, और जिसको वीक फील्ड लाइगेंड लेंगे उसका स्प्लिटिंग पावर क्या होगा, लेस होगा। यही बात समझ में। तो आप खुद से सोचो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में अगर स्प्लिटिंग पावर ज्यादा देखेंगे तो वो कौन सा लिगेंड्स होगा, कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर? कार्बन डोनर। और वीक फील्ड लिगेंड्स में आप खुद से सोचो क्या आने वाला है, हैलोजन डोनर सबके इसमें आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में आएगा कि नहीं? सर इसका रीजन क्या है सर कि जो कार्बन डोनर और ऑक्सीजन नाइट्रोजन डोनर होता है वो डेल नॉट ज्यादा होता है। ये सब जो होता है जैसे मान लीजिए कि आपने आपने एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और एक आपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो आप खुद से सोचो कार्बन से क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं? हाँ सर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसको स्ट्रांगली पुल कर लेगा। आई बात समझ में। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम्पैक्ट होता है, इसीलिए वो ज्यादा डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रो रिपल्सन कम होगा वहां पे। ठीक है सर। आई बात समझ में। तो ये सब जो होता है ये सब इफेक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू एक्सप्लेनेशन होता है इसका, जो कि आपके लेवल का नहीं है। आप सीधा याद रखो कि आप यहाँ पे सीएफटी वर्क कर रहे हो, तो सीएफटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देखोगे। अब इजीली पोलराइजेबल कौन सा एटम होगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कार्बन होगा कि नहीं? तो जिसका बेटा इलेक्ट्रॉन क्लॉट ज्यादा पोलराइजेबल होगा, लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन क्लॉट जितना पोलराइजेबल होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स उतना रिपेल करेगा कि नहीं स्ट्रांगली? बताइए। इलेक्ट्रॉन क्लॉट जितना डिफ्यूज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मेटल सेंटर का डी इलेक्ट्रॉन उतना रिपेल करेगा उसको, इसीलिए पैटर्न ज्यादा होता है स्ट्रॉन्गर। कर लेंगे। हाँ ठीक है सर। अब इसमें एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी का ही लिखूंगा क्योंकि इस सीरीज हम लोग डिफरेंट पढ़े थे, एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट दिया है। तो मैं एनसीईआरटी का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखूंगा आपको। और इसको लर्न नहीं करना, सीधा याद रखना कि देखो यहाँ पे ये, इसको लर्न नहीं करना आपको। बहुत सारा टेक्निक होता है लर्न करने का, मैं आपको एडवाइस देता हूँ लर्न नहीं कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होता इसमें। देखो इसका एप्लीकेशन समझो, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखो देखो तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CuCl माइनस है कि नहीं है आपका? यहाँ तक जो होता है ना, देखो मैंने जो अंडरलाइन किया ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। वाटर को बॉर्डर लाइन रखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। किसको बॉर्डर लाइन पे रखा हुआ मैंने, वाटर को। वाटर से लेफ्ट चलाइए, सबका सब क्या होता है, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये जो देख रहे हो ये क्या होता है आपका, वीक फील्ड लिगेंड। तो देखो तो वीक फील्ड लिगेंड में कौन है, ऑक्सीजन हैलोजन सल्फर डोनर सब है कि नहीं, चेक कीजिए। आयोडाइड ब्रोमाइड सब बहुत वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। थायोसाइनाइड में इसमें जाओगे तो देखो थायोसाइनाइड में सल्फर डोनर होगा तो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, और नाइट्रोजन डोनर अगर होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर अगर है ये नाइट्रोजन डोनर है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एस। अगर एस होगा डोनर तो वीक फील्ड लिगेंड, नाइट्रोजन डोनर होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चेक कर लो। अमोनिया इथिलीन डायमीन सब किस में रखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप देखो ना, ऐसे ही COCN माइनस इथिलीन डायमीन NH3 EDTA, ऐसे ही याद रहेगा, COCN माइनस इथिलीन डायमीन EDTA, ये सब होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। याद रखोगे बताओ।
आप थोड़ा देखते रहना, कुछ नहीं याद नहीं करना, देखते रहना टाइम टू टाइम। हाइड्रोक्साइडो सब क्या होता है? हाइड्रोक्साइडो आपका, फ्लोराइडो है, ये सल्फाइडो है, ये सब क्या होता है आपको? बिग फील्ड लिगेंड्स। देखो आयरन यहाँ पे साइनाइड 6 लिया मैंने, अब 4 माइनस। ये आयरन एस्ट्रो -6 लिया, यहाँ पे 2 प्लस। तो दोनों में ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ये आयरन लिए, Fe6 लिया मैंने, 4 माइनस। बेटा बता दो, साइनाइड, वाटर, फ्लोराइड, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है इसमें? साइनाइड है कि नहीं? देखो ये भी +2 में, ये भी +2 में, ये भी +2 में, चेक कर लो। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, चेक कीजिए। जितना भी कॉम्प्लेक्सली है सब आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा देखिए कि इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2। आप देखो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यहाँ से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प लेंगे डेल नोट को मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पे डेल नोट का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल नोट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा 1 का, उसका तो होगा 2 का, उसका तो होगा 3 का। आप बोलोगे 1 का क्यों लिए? तो 1 में खुद से देखो, 1 में क्या है? साइनाइड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। वाटर उससे वीक होता है, फ्लोराइड उससे भी वीक होता है। आप देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कर लेंगे। और देखो अगर आपको कोबाल्ट लिए, इथिलीन डायमीन 3 लिया मैंने, 3 प्लस। कोबाल्ट COCl6 लिया मैंने, 3 माइनस। कोबाल्ट NH3 लिया मैंने, देखो यहाँ पे 6 लिया मैंने, और ये 3 प्लस। बताइए डेल नोट किसका ज्यादा होगा? तो आप देखोगे यहाँ पे 1 का ज्यादा होगा किससे? 3 से। और 3 का ज्यादा होगा किससे? 2 से। चेक कर लो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इथिलीन डायमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंपेयर टू NH3 एंड क्लोराइड। कर लेंगे? बताइए, बताओ तो समझ में आए नेचर ऑफ लिगेंड या नहीं? डेल नोट कैसे कंपेयर करेंगे? देखना ना स्टेबिलिटी पे कितना वर्क करेंगे इस पे हम लोग। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डोनर में कौन बेटर होगा? कार्बन डोनर। देख रहे हो कार्बन डोनर जो भी लिगेंड्स है उसमें स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा लूज लिया कार्बन नाइट्रोजन डोनर पे। समझ में चले आगे? दूसरा टॉपिक बता, दूसरा टर्म लेते हैं इस पे हम लोग, क्योंकि 1 2 3 बताए आपको, 4 बताएंगे क्या होगा। तो 4 लिखो, नेचर ऑफ मेटल सेंटर। इसमें जब जाएंगे तो इसमें क्या होगा देखो, लिगेंड को आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि कंपेरिजन जो होता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए कंपेरिजन में कंपेरिजन पे ना बहुत कम क्वेश्चन देता है। अगर देगा भी आपको तो वो मेटल सेंटर फिक्स कर देगा, तो नेचर ऑफ लिगेंड पे पूछ लेगा आपसे। फिर अब फॉर ए गिवन लिगेंड होगा तो मेटल सेंटर डिफर कर देगा, तो मेटल सेंटर जो डिफर करता है गिवन लिगेंड का, बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या होता है देखो, डेल नॉट का जो होता है, देखो सब +2 है। देख लो +2 से +3 का ज्यादा मैंने स्प्लिटिंग पैटर्न रखा, उससे भी ज्यादा होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम जब जाते हैं वो तो 3D 4D है, प्लेटियम जाएंगे तो प्लेटियम +4 का ज्यादा होता है कंपेयर टू, उससे भी ज्यादा होता है प्लेटिनम +4 का। आप 3D सीरीज में जब याद करेंगे, 3D सीरीज में
जितना पैटर्न स्प्लिटिंग आपका कोबाल्ट 3+ का होता है उतना किसी का नहीं होता, दिमाग में सेट कर लो। ये पूछा हुआ है टी में, दिखा दूंगा क्वेश्चन। देखो ये +2 से +3 का मैंने जो रखा है इसमें, ये सब लिया मैंने 3D सीरीज का। और ये थोड़ा आपको लर्न करना ही पड़ेगा आपको, MN को, FEV, ये सब थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको। सबसे ज्यादा जो होता है कोबाल्ट 3+ का बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग पैटर्न होता है। कोबाल्ट 3+ का इतना स्ट्रॉन्गर स्प्लिटिंग पैटर्न कोबाल्ट 3+, वाटर के साथ क्या होता है, ऑक्जेलेटो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। लेकिन कोबाल्ट 3+ के बाद वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो जाता है। मतलब जो लेगेंड्स होता है वीक फील्ड, वो कभी सम टाइम आपका कुछ मेटल सेंटर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करता है। तो वो कोबाल्ट 3+ के साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है ये। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर आपके पास Fe, ऐसा ले लो, देखो अगर आपके पास क्रोमियम NH3 6 3+ लिया मैंने, और उसके बाद आप लेंगे कोबाल्ट NH3 6 3+, फिर आप लेट कर लो यहाँ पे प्लैटिनम NH3 6 4+। अगर मैं कंपेयर करूंगा इसमें डेल नॉट, तो मेरे को पता चलेगा यहाँ पे सीरीज से। तो बताइए कोबाल्ट 3+ है, क्रोमियम 3+ में सबसे अधिक किसका होता है? कोबाल्ट 3+ का। इसमें सबसे ज्यादा होगा 3 का, उसके बाद होगा 2, उसके बाद किसका होगा 1 का। तो ये थोड़ा सीरीज याद रखना, जे एडवांस के लिए पर्टिकुलर याद रखना। जेई मेन में इतना लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, नीट में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन जेई एडवांस के लिए ये थोड़ा याद रखिएगा। आई बात समझ में? MN से होता है MnCuFe, फिर वेनाडियम, फिर आयरन। MnCuFe, वेनाडियम, आयरन, फिर आयरन के बाद वेनाडियम, फिर क्रोमियम, कोबाल्ट। कोबाल्ट 3+ हैविंग द मोर स्प्लिटिंग पावर। जैसे नेचर ऑफ लिगैंड पे होता है ना, वैसे नेचर ऑफ मेटल सेंटर पे भी स्प्लिटिंग पैटर्न डिपेंड करता है। तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, मेटल सेंटर फिक्स होगा, लिगैंड फिक्स होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी क्या होगा, लिगैंड फिक्स कर देगा, मेटल सेंटर आपका एक ही ग्रुप का लेगा तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर देना। फिर क्या होगा, आपका नेचर ऑफ लिगैंड पे जाएंगे तो मेटल सेंटर आपका क्या होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जनरली आपका एक ही देगा। तो वहां पे आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प ले लेना। फिर मैंने बताया नेचर ऑफ मेटल सेंटर, तो ये थोड़ा यूनिक होता है ये। तो इसमें कोबाल्ट 3+ का 3D सीरीज में कोबाल्ट 3+ का सबसे ज्यादा होता है स्प्लिटिंग पैटर्न। और 5D 4D में जाएंगे तो 5D का ऑब्वियसली ज्यादा होगा 4D से 3D से। तो वो मैंने लिख दिया आपको। यही था फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट। अब क्या होता है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG लेवल्स। जो आपने T2G EG लेवल 2 सेट बनाया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डी इलेक्ट्रॉन्स का कैसे करेंगे वो पढ़ना आपको। तो देखो क्या होता है इसमें, रूल 1 लेंगे, दो रूल की तरफ पढ़ेंगे इसमें। तो रूल 1 क्या होता है सुनो, व्हेन डेल नॉट का वैल्यू ग्रेटर होगा P से, मैंने बोला कि डेल नॉट का वैल्यू ग्रेटर होगा P नॉट से, तो आप हमेशा याद रखिएगा वहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और नेचर ऑफ लिगैंड जाएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिगैंड क्या होना चाहिए इसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो डेल नॉट ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम लोग। याद रखोगे अक्षर, या फिर से बता दूं ये लो स्पिन क्या होता है यहाँ पे? देखो एक चीज बता देता हूँ, पी को बोलते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी।
पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी is required पेयरिंग एनर्जी P का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स in the generator orbitals under the influence of ligands under the influence of ligands। इसका मतलब क्या होगा सुनो, मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द पेयरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ द फॉर पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स for pairing of the electrons in degenerate orbitals under the influence of ligands। इसका मतलब क्या होता है सुनो, सबसे पहले याद रखिएगा कि डेल नॉट का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, हमेशा लो स्पिन बनेगा। इसका मतलब क्या होता है सुनो, देखो आपके पास D1 है, तो खुद से सोचो, आपने डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर दिया दो एनर्जी लेवल्स में, और आपके पास डी में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। आप बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा रखते हैं हम लोग लो एनर्जी लेवल्स में। तो बेटा T2G आपका नीचे, Eg आपका ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखो, T2G में, Eg में। T2G T2G 1 कर देंगे, Eg कितना कर देंगे, 0। अगर मान लो कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये कहाँ रखोगे, T2G 2 Eg 0 T2G 2 कर देंगे और Eg कर देंगे 0। अगर आपका D3 होगा तो आप T2G क्या करेंगे, 3, और Eg क्या कर देंगे, 0। आप जब D4 लेंगे तो यहाँ से होता थोड़ा प्रॉब्लम, क्या होता है सुनो, आपने लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो D4 के लिए पर्टिकुलर बता रहा हूँ, देखना क्या होता है। आप क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल्स होता है, डी ऑर्बिटल डिजेनरेट होता है। डी ऑर्बिटल को क्या करते हैं, आप स्प्लिट कर देते हो, तो स्प्लिट करते हो तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो 3 बनाया सेट, और आपने क्या बनाया, 2 सेट बनाया। अब बताइए दोनों के बीच को गैप को क्या बोलते हो, डेल नॉट, और डेल नॉट का वैल्यू जो होगा पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका T2G लेवल है और ये आपका Eg लेवल्स है। तो बताइए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन तक को पहले कहाँ पे आप फील करोगे, T2G में। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन को T2G में फील किया। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा सुनो, 4th इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, मतलब कि इसके और इसके T2G और Eg लेवल के गैप अगर ज्यादा होगा, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करोगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब पेयरिंग करने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन बैरियर को आप हटाने के लिए आप वहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करोगे तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को 4th इलेक्ट्रॉन को अगर हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाओगे तो वहां भी एनर्जी चाहिए। आप खुद से सोचो कि 4th इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस लेवल पे ले आऊंगा तो मान लो कि मेरे को 5 जूल एनर्जी लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन को अगर पेयरिंग करूंगा तो मेरे को 3 जूल लग रहा है। तो बताइए थर्मोडायनेमिकली कौन फेवरेबल होगा, पेयरिंग करेंगे या हायर एनर्जी लेवल। पेयरिंग पेयरिंग करेंगे। मतलब क्या होगा कि इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग पता कर लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होगा, अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होगा तो वहां पे डेल नॉट का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब होगा कि आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब कि एज फार एज पॉसिबल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को पहले T2G में ही फील करो, क्योंकि Eg में जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब 4th इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे लेके जाओगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर दोगे तो लो एनर्जी चाहिए।
तो आप हमेशा थर्मोडायनेमिकली किस तरह जाएंगे, जिधर डिमांड आपका कम होगा। तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे बेटा, बता दो, T2G में। इसका मतलब हुआ ये T2G कितना हो जाएगा बताइए, 4, Ag क्या हो जाएगा अभी, 0। आई बात समझ में। फिर सोचो कि अगर अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो कहाँ रखेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनो, क्वेश्चन पूछेगा कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है मेटल सेंटर का। अब बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो T2G 4, Ag 0 कर देंगे। आप देखो मैं बता रहा हूँ कि D5 अगर लेंगे, D5 D5, तो D5 में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। आपको पहले ही बता दिए कि ये 3 ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल है, दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, डेल नॉट। और डेल नॉट का वैल्यू पेयरिंग से ज्यादा है, तो आप क्या फील करोगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोगे आप। 1 2 3 4 5, मतलब अभी भी मैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखूंगा, T2G में। तो T2G में इलेक्ट्रॉन को रखा आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2G 5, Eg क्या हो जाएगा, 0। D6 लेंगे तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, खुद से देखो आप। T2G क्या हो जाएगा, 6, Eg क्या हो जाएगा, 0। हाँ, जब D7 लेंगे तो फिर T2G क्या होगा, 6, और Eg कहाँ चला जाएगा, 1। आपने देखा, आप तो 6 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पे रखोगे, T2G में, Eg में, T2G में। ये कब, जब आपका प्लस लिगेंड्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, तो वहाँ पे डेल नॉट का वैल्यू हमेशा पेयरिंग से ज्यादा होगा, आप हमेशा लो स्पिन बनाएंगे। आई बात समझ में, कंडीशन। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप खुद से देखो, ये आयरन फेरोसाइनाइड है, ये फेरो या फेरिसाइनाइड जो बना हो, तो मैंने यहाँ पे फेरोसाइनाइड बनाया। बेटा बताइए यहाँ पे साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहूंगा, साइनाइड को मैं रख दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, तो डेल नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन पेयरिंग, तो क्या होगा, लो स्पिन या स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, देखो देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो क्या लिखा, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कुछ मेरे को फाइंड करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, साइनाइड को मैंने पकड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल दिया तो डेफिनेटली वहां पे डेल नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, पेयरिंग। और जैसे डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन। देखो सब कुछ मेरे को एक ही साथ मिल गया। आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो आप खुद से सोचिए, यहाँ पे मेटल कौन सा स्टेट में, +2 या +3, ये सॉरी +2, तो +2 में क्या होता है, 3d6। आप खुद से देखो, ये एनर्जी लेवल्स है, और यहाँ पे आप 3 ऑर्बिटल्स रखेंगे, ऐसे लिख दो T2G, और यहाँ पे आप Eg रखोगे। अब बताइए T2G और Eg के बीच के गैप को क्या बोलते हो आप, डेल नॉट। यहाँ पे डेल नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बताइए कहाँ पे रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को आप, T2G में। अब बताइए T2G में अगर 6 इलेक्ट्रॉन का रखोगे तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। डायमंड। तो T2G कितना हो जाएगा, 6, Eg क्या हो जाएगा, 0, और n इक्वल टू क्या होगा, 0, तो डायमैग्नेटिक। तो देखो आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डायमैग्नेटिक चेक करने जाओगे तो बहुत टफ होगा, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन CFT का हेल्प लोगे तो बहुत इजी हो जाता है, पकड़ लेते हैं हम लोग कौन डायमैग्नेटिक होगा कौन पैरामैग्नेटिक। आइडिया लगा यहाँ पे, कुछ बताइए। और देखो कोबाल्ट लिए, NH3 6 लिए, 3+ लिए, बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सही है, वीक फील्ड लिगेंड सही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड। आप बताइए कोबाल्ट यहाँ पे +3 का मतलब 3d6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डायमैग्नेटिक होगा कि नहीं है। हाँ सर। बस हो गया, पकड़ लिए डायमैग्नेटिक। और सोचो कि अगर आपके पास आयरन है, ये देखो यहाँ पे
CN4 6 लिए और यहाँ पे 3 माइनस लिए, तो बता 3 ये 4 माइनस ये 3 माइनस लिए प्लस 3 माइनस। अब खुद से बताओ साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? तो अब बताइए यहाँ पे मेटल सेंटर कौन सा है, +3 में। आयरन +3 का मतलब क्या होता है, 3d5। बेटा बताओ 3d5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं? D5 लेंगे तो डेफिनेटली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 3 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन को रोकोगे, 1 2 3 4 5, एक तो रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताइए डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। देखो पकड़ में आ गया। बताओ डीवीटी से इजी है कि नहीं इसे पकड़ना? हाँ सर। इसीलिए याद रखिएगा सीएफटी का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन खूब डालता है इस पार्ट से। क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, क्वेश्चन लाऊंगा बहुत सारा। अभी टॉपिक कवर करने दीजिए, क्वेश्चन दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास से। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखना यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ पे NH3 क्या देखा आपने, वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? डेल नॉट ग्रेटर देन, पेयरिंग कर देना। कोबाल्ट 3+ कौन सा है, 3d6 है। अब आप तो जानते हो ये और ये दोनों के बीच का गैप को क्या बोलेंगे आप, डेल नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, पेयरिंग। आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या किया, पेयर अप कर दिया। तो ये बताइए T2G कितना हो जाएगा इसमें, 6, और EG क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ क्या नेचर आ गया इसका, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अब बताओ खुद से, आप इसमें जाएंगे तो इसमें साइनाइड क्या होगा, बताइए। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगा, लेस देन द CFSC। अब बताइए आयरन कौन सा स्टेट है, ये +3, तो +3 में कौन होता है, 3d5। अब 3d5 में जैसे जाओगे बेटा तो ये क्या होता है, ये T2G, और ये क्या होता है आपका EG। दोनों के बीच का गैप को क्या बोलते हैं, डेल नॉट। और डेल नॉट ग्रेटर देन क्या होता है, पेयरिंग। आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला आपको? एन कितना है, 1। ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। याद करो मैंने वहां भी पीपीटी में बताया था, D5 अगर होता तो पैरामैग्नेटिक ही आता, D4 पैरामैग्नेटिक आता, D5 डायमैग्नेटिक आता अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होता तो। बोले थे कि नहीं, याद करो। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का? रूल 1 जो लिखे, अब वही है रूल 2। देखो रूल 2 क्या होता है। वीक फील्ड लाइगेंड्स अगर होगा तो डेल नॉट क्या होगा, लेस देन डेल पी पेयरिंग एनर्जी। और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? अगर आपने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू आर गेटिंग द वीक फील्ड लाइगेंड्स। अब वीक फील्ड लाइगेंड्स जैसे होगा तो आप क्या करेंगे, पेयरिंग एनर्जी को डोमिनेट कर देंगे CFSC से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। तो आप हमेशा हाई स्पिन की तरफ जाएंगे, लो स्पिन की नहीं तरफ नहीं। इसका मतलब क्या होता है, देखो D1 अगर होगा तो किसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे, T2G E1 लेंगे, EG क्या देंगे, 0। D3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, T2G में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, EG क्या होगा, 0। अब D4 में मेन पॉसिबिलिटी आता है क्या, सुनो। D4 वीक फील्ड लाइगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा ये, T2G 3, EG क्या हो जाएगा, 1। क्यों होगा ये, सुनो मैं बता रहा हूँ। ये मैंने क्या लिया, D4, ये देखो एनर्जी लेवल्स मैंने लिया। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल रखेंगे, तो ऑर्बिटल आप रखोगे यहाँ पे 3। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल रखूंगा, 2। बीच को गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल नॉट। डेल नॉट। यहाँ पे डेल नॉट क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी से लेस होगा। आप खुद से सोचो कि आप 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ तो फील कर दिया आपने,
T2G में, यहाँ पे इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। 4th इलेक्ट्रॉन को अगर उसी में पेयरिंग करोगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। मान लो पेयरिंग के लिए 5 जूल चाहिए, लेकिन अगर 4th इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको 3 जूल चाहिए। तब बताइए क्या प्रेफर करेंगे, पेयरिंग करेंगे या हाई स्पिन? हाई स्पिन। हाई स्पिन। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इजी में। मतलब क्या बोलेंगे, T2G आप बोलेंगे 3, इजी क्या हो जाएगा 1। तो इसमें क्या होगा, T2G में 3, 4th इजी में, 5th भी इजी में, फिर 6 जब आएगा रिपीट हो जाएगा आपका T2G में। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होगा तो अप टू द 6 इलेक्ट्रॉन T2G, देन इजी, क्योंकि वहां पे पेयरिंग क्या था, लेस था, यहाँ पे पेयरिंग क्या होगा, हाई होगा। तो बताइए डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। आप देखो D5 होगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, खुद से बताइए। D5 अगर तो क्या कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, इजी क्या लेंगे 3 और इजी क्या लेंगे 2। अगर D6 होगा तो खुद से बताओ, तो T2G क्या हो जाएगा 4, इजी क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में? T2G में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप खुद से देखो। अगर आपके पास यहाँ पे एनर्जी लेवल्स है D6 का मैं बता रहा हूँ, तो आपने 3 ऑर्बिटल को यहाँ पे रखा और 2 ऑर्बिटल यहाँ रखा, दोनों के बीच का गैप को क्या बोला आपने, डेल नॉट, दैट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6। आपने क्या देखा, पेयरिंग आपने स्टार्ट किया कब, आफ्टर फिलिंग EG। T2G EG लेवल। आई बात समझ में? अब देखो क्या होता है, कोबाल्ट वाटर 6 लिए 2+, बताइए आप खुद से। वाटर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए वीक फील्ड लिगेंड। तो देखो वाटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, नहीं वाटर होता वीक फील्ड लिगेंड्स। तो वाटर आपने मतलब वहां पर रखा था स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में, नहीं तो नहीं नहीं, कैसे देखिए ना, देखिए ना, यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए आप यहाँ पे, देखिए देखिए वाटर को बॉर्डर लाइन पे रखे हैं हम लोग, तो इसके जो राइट साइड है वो स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट जो है वो वीक है, तो ये भी वीक ही रखे थे, याद कीजिए आप लोग। देखो यहाँ पे जब मैंने आपका हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, तो वहां भी मैंने एक साइड में लिख दिया था आपको स्ट्रेंथ, जो कि बीबीटी नहीं कर पाया था, लेकिन वो CFT के थ्रू बताए थे। तो वहां पे देखो मैंने किसको रखा था, वाटर को, कहाँ पे, वाटर को मैंने रख दिया था वीक फील्ड लिगेंड्स में। सर देखो मेटल सेंटर अगर जैसे CO टाइप का होगा, CO3+ का, तो उस केस में नहीं वाटर नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग। कोबाल्ट के यहाँ पे क्या +2 या +3 में? वो यहाँ पर तो +2 में 2 है, में। तो +2 का इसका स्प्रेडिंग पावर क्या होता है, लेस होता है। लेकिन कोबाल्ट अगर +3 होगा तो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, क्या होता है बता रहा हूँ। कोबाल्ट +3 होता है ना, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, कोबाल्ट 2+ में आके रह जाएगा वो। आई बात समझ में? हाँ सर। तो वो सर डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये नीट का, ये आपका जेई मेन का और IIT का और नीट का बहुत फेवरेट टॉपिक है कोबाल्ट। कोबाल्ट 3+ बहुत क्वेश्चन पूछता है ये लोग, कोबाल्ट 3+ बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बताएंगे डी ब्लॉक, और ना डी ब्लॉक में सब इन्फॉर्मेशन देंगे। क्रोमियम 3+, कोबाल्ट 3+ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक पर सोल्यूशन में कौन स्टेबल होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे आपको वो डी ब्लॉक में। अभी से भी याद रखो कि कोबाल्ट यहाँ पे वो +2 या +3 में, +2 में। कोबाल्ट +3 वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बनाता, कभी नहीं देखोगे। अगर कहीं बोलता भी कोई टीचर तो एब्सोल्युटली रॉन्ग बोल रहा है, कोबाल्ट 3+ कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ बनता ही नहीं है। देखो ये वीक फील्ड लिगेंड लेंगे, तो बताइए डेल नॉट क्या होगा, लेस देन पेयरिंग एनर्जी या मोर देन पेयरिंग एनर्जी? लेस देन पेयरिंग। तो आप बताइए कोबाल्ट 2+ में क्या होगा, 3D7। आप 3D7 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बताओ कैसे करोगे आप? आपको बोला मैंने एनर्जी लेवल सही है यहाँ पे,
3 ऑर्बिटल्स रखोगे, इसके बीच का गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल नॉट, दैट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। आप बताओ, तो D7 का जब कॉन्फ़िगरेशन फ्री मेटल सेंटर में लिख दो तो वहां भी तो दो ही अनपेड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं? D7 को, अगर D7 को डिजेनरेट ऑर्बिटल में आप रखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाँ सर। तो लिगेंड के इन्फ्लुएंस का कोई इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर का? नो सर। नहीं आता। तो यहाँ पे देखोगे टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा आपको? T2G हो जाएगा 4, सॉरी 5, Ag क्या हो जाएगा आपका? 2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा आपको? 3। तो बताइए म्यू स्पिन आप नहीं फाइंड कर लेंगे यहाँ से? बोर मैग्नेट्रॉन, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरा। पैरा। तो यहाँ तक मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, नोट करके लिख लो। एक चीज यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आपको मैंने बताया, नोट करके लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ CFSE, ये भी पूछता है, ये नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, CFSE का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे फाइंड होता है। तो ये क्या होता है कि जब CFSE आप फाइंड करोगे तो ये क्या होता है, सुनो, -2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल्स, उतना की एनर्जी लोअर होता है। 3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल्स, टोटल को मल्टीप्लाई कर दोगे डेल नॉट से, दोनों के बीच का गैप का, प्लस कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने पेयरिंग किया उसका भी पेयरिंग एनर्जी उसमें ऐड करोगे। P स्टैंड फॉर द पेयरिंग एनर्जी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर किए तो 2P लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को पेयर किए तो 3P लिखेंगे। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के थ्रू बता दो आपको। देखो, सबसे पहले याद रखना क्या, देखो T2G होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स है। NEG का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल्स। ये आपको T2G EG लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, तो यहाँ पे देखो मैं कैसे पकड़ूंगा। देखो क्रोमियम NH3 6 3+ लिए, बताइए क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा क्रोमियम के पास? क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो ये हो जाएगा 3d3। और आपको पता है यहाँ पे कि एनर्जी लेवल्स पे जब जाएंगे तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा, पेयरिंग का ज्यादा होगा कि डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा? डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे रखा, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? T2G में, EG में क्या होगा? 0 इलेक्ट्रॉन। आपको एक भी इलेक्ट्रॉन को आपने पेयर अप नहीं किया, देखो पेयरिंग एनर्जी आप कंसीडर ही नहीं करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप किया ही नहीं आपने। तो यहाँ पे CFSE जब जाएंगे तो CFSE क्या हो जाएगा, सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल -2/5 इंटू 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल, तो 0। पेयरिंग एनर्जी जाएंगे तो 0 इंटू P। आप खुद से सोचो, ये तो 0, ये पार्ट भी 0, तो आपका CFSE कितना आएगा देखो तो, -6/5 डेल नॉट।
उसी को बोलोगे -1.2 डेल नॉट। मैं बस समझ में कैलकुलेशन, पेयरिंग नहीं लेंगे, पेयरिंग जब करोगे आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड तभी पेयरिंग लेते हैं हम लोग। समझ में आया कैलकुलेशन, या और बता दो इसको? तो देखो कैसे करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। मैंने बोला आपको कि T2G में इलेक्ट्रॉन को पकड़ो तो कितना T2G में इलेक्ट्रॉन है? 3। EG में इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? 0। तो आपने देखा था यहाँ पे -2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G और 3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द EG इंटू डेल नॉट लिए थे। पेयरिंग एनर्जी कब लेंगे? जब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी पी ले लिया मैंने, एक भी इलेक्ट्रॉन को आपने पेयर अप नहीं किया तो 0 करके उसको हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए, तो आपका -1.2 डेल नॉट आएगा। और देखो एक FeCN6 4-, बताइए आयरन कौन सा स्टेट में? यहाँ पे +2 का मतलब क्या होता है? 3d6। साइनाइड क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका, तो डेल नॉट क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन पेयरिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेंगे यार। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। यही नीट में क्वेश्चन पूछा था, यही कंपाउंड के बारे में। देखो ये एनर्जी लेवल लिया आपने, 3 एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स, दोनों के बीच को गैप को क्या बोलेंगे आप? डेल नॉट, दैट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। आप इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन को पेयर अप किया मैंने? CFSC फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G लेवल, कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6। 3/5 इंटू क्या करेंगे? 0। ये क्या होगा? डेल नॉट। बताओ कितना पेयरिंग एनर्जी है, मतलब कितना को इलेक्ट्रॉन को पेयर अप किया आपने? कितना पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बताइए? 3 पेयर दिख रहा है कि नहीं आपका? ये 3p, मतलब बोलोगे आप 12/5 डेल नॉट प्लस 3p शुड बी योर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये पूछा था नीट में। नीट में पूछा था ये कॉम्प्लेक्स लेके, पूछा था इसका CFSC बताओ। ये सब ऑप्शन में दिया था, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कहाँ रॉन्ग है सुनो, ये 3p नहीं होगा, ये होना चाहिए 2p। आज तक किसी भी कॉम्प्लेक्स में 3p होता ही नहीं है, पेयरिंग एनर्जी 2p मैक्सिमम होता है। 1p 2p 3p कभी होता ही नहीं। नेवर यू हैव टू थिंक अबाउट द 3 पेयरिंग एनर्जी, नेवर। हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है, हम लोग 2p पढ़े हैं, 2p से ज्यादा होता ही नहीं। बताइए कैलकुलेशन समझ में आया या नहीं समझ में आया CFSC का? क्योंकि कम्प्लीटली बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जाओ और देखो वहां पे क्या हो जाएगा। T2G 6 हो जाएगा, EG क्या हो जाएगा? 0। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। जब आपके पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आप क्या लिखते हो? इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3 4 5 6। और जब साइनाइड ले ले तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जब आप साइनाइड कॉम्प्लेक्स में आ गए आपने, अभी क्या था? 4- था ये। जब कॉम्प्लेक्स में आ गए आप यहाँ पे, तो बेटा क्या करेगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है, मैंने पढ़ाया था। देखो आपको बता रहा हूँ क्या, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है, तो ये क्या करेगा? देखो
ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था उसको पेयर अप करके इसमें लेके चला आया। बताइए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेटल के फ्री स्टेट में ही था, आपने एडिशनल 2 पेयर ही को आपने पेयरिंग किया। इसका मतलब 2p होना चाहिए, 3p होना चाहिए। बताओ आप लोग। लिगैंड के इन्फ्लुएंस में आपने 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को ही पेयर अप किया, एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री मेटल सेंटर में ही था, वो लिगैंड के इन्फ्लुएंस में पेयरिंग नहीं हो रहा। लिगैंड के इन्फ्लुएंस में 2 ही पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर रहे हैं। तब बताइए 2p होना चाहिए, 3p होना चाहिए? 2p। 2p राइट है, 3p आपका रॉन्ग है। लेकिन एनसीईआरटी क्या किया, इसी को लेके चला था 3p, जो कि रॉन्ग है। आई बात समझ में? तो ये रॉन्ग था उसका, एनसीईआरटी का। और सुनो, एक चीज और बता देता हूँ। अगर आपके पास कोबाल्ट है वाटर 6, आप देखो यहाँ पे कोबाल्ट कौन सा स्टेट में, ये +2 ये +3, तो कोबाल्ट +2, ये होता 3d6। बेटा बताइए वाटर क्या, तो वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट्स? वाटर जो होता है वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट्स? वीक फील्ड एजेंट्स होता है। तो वीक फील्ड एजेंट जब होगा आपका यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वीक फील्ड एजेंट्स होता है ये। तो आप इलेक्ट्रॉन को जो पेयरिंग करेंगे तो क्या किस में जाएंगे आप? देख, 3 ऑर्बिटल आप यहाँ पे लेंगे, 2 ऑर्बिटल आप यहाँ लेंगे, ये आपका डेल नॉट्स होगा, वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी। आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा आपका, इस तरह से। मतलब इजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? T2G में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, EG में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो यहाँ पे CFSC जो जाएंगे, CFSC फाइंड करेंगे, तो -2/5 × 4। देखो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3/5 × 2, देख लो आप। प्लस क्या, ये क्या होगा, डेल नॉट। पेयरिंग एनर्जी 1p नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने पेयरिंग किया ही नहीं लिगैंड्स के इन्फ्लुएंस में। बेटा 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑलरेडी एक पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा ही। उसको लिगैंड के इन्फ्लुएंस में पेयरिंग कर ही नहीं रहे, इसलिए पेयरिंग एनर्जी लेंगे ही नहीं यहाँ पे। पेयरिंग एनर्जी कहाँ लेते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के पेयर्स में। वीक फील्ड लिगैंड में कभी पेयरिंग नहीं होता, याद रखना ही है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 6 ये 5 होना चाहिए, 6 क्या हो जाएगा ये 5, ये क्या होगा डेल नॉट। ये वैल्यू जब जाओगे ना तो ये -2/5 डेल नॉट आ जाएगा आंसर। ये होता है CFSC का कैलकुलेशन। और एक से याद रखिएगा, D10 और D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये 2 कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी रहेगा, आपका CFSC जो होगा वो होगा 0। ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल FeS2O 6 2+। बताइए वाटर क्या होता है, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट्स? देखा आपने, वाटर वीक फील्ड एजेंट्स होता है। अब वाटर अगर वीक फील्ड एजेंट्स होगा ना, देखो क्या होता है, ये 3 ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स होगा, ये वैल्यू क्या होता है डेल नॉट। और डेल नॉट का वैल्यू क्या होता है, लेस देन पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को क्या प्रेफर करेंगे आप, नॉट पेयरिंग, पेयरिंग करेंगे ही नहीं आप। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप।
अब देखो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन रखा आपने 3, Eg में कितना इलेक्ट्रॉन रखा 2। अब बताइए CFSC जब फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -2/5 इंटू 3 अब +3/5 इंटू 2 और यहाँ पे डेल नॉट तो वैल्यू आ जाएगा 0। चेक कर लो। D5 लो स्पिन होगा तो डेल लो स्पिन में डेल नॉट ये CFSC 0 नहीं बोलेंगे। हाई स्पिन D5 0। D10 D10 में हाई स्पिन लो स्पिन का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। मैंने D4 से D5 तक, D4 से D6 तक कॉन्फ़िगरेशन में हाई स्पिन लो स्पिन आता है। D8 D9 D10 ये सब हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट ही नहीं आता यहाँ पे। 4 से 6 तक आता है आपका, वहीं पे पेयरिंग एनर्जी आएगा। D4 में पेयरिंग एनर्जी 1 होता है, D5 में पेयरिंग एनर्जी 1 होता है, नहीं D5 में पेयरिंग एनर्जी 2 होता है, D6 में पेयरिंग एनर्जी 2 होता है। पेयरिंग एनर्जी 2p से कभी नहीं ज्यादा होगा, मैक्सिमम 2p। यू कैन पेयर मैक्सिमम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखेंगे D5 और D6 ये D10 तो ये D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स CFSC 0। तो CFSC कैलकुलेट कर लोगे, मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला कहाँ पे लेंगे पेयरिंग का। फिर आइए कोबाल्ट लेंगे C2O4। देखो कोबाल्ट C2O4 लिए 3 बताइए कोबाल्ट कौन सा स्टेट में ये कोबाल्ट यहाँ पे कौन सा स्टेट में +2 +3 है। अब कोबाल्ट +3 का आपने डेल नोट क्या देखा था, बहुत हाई देखा था या लो देखा था, चेक करो। हाई, इसीलिए ऑक्सीलेटो के साथ भी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा था, लो स्पिन। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है ये ऑक्सीलेटो, एनसीईआरटी में मेंशन है ये, याद रखिएगा कोबाल्ट का। तो बेटा बताइए कोबाल्ट यहाँ पे 3 कोबाल्ट +3 होगा, मतलब 3d6 है। 3d6 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नहीं, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा तो वहाँ पे D6 लेंगे ना, तो D6 अब जब लो स्पिन बनाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन को T2G में रखोगे, T2G में रखोगे तो हाँ डायमैग्नेटिक, हाँ हाँ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक निकल के आ जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है ये से याद रखिएगा, कोबाल्ट 3+ एक्सेप्शन है। ऑक्सीलेटो जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड से, बट act as strong field ligands with cobalt 3+। ये वीक फील्ड लिगेंड आयरन पैरन के साथ ऑक्सीलेटो जाओगे वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। लेकिन कोबाल्ट 3+ का स्प्लिटिंग पैटर्न इतना स्ट्रॉन्गर होता है इसमें कि ये कोबाल्ट 3+ के साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो आप जब एनर्जी लेवल में जाएंगे तो आप खुद से देखोगे ये 3 लेवल्स होगा, यहाँ पे 2 लेवल्स होगा। पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन आई है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन दिया मैंने, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन दिया, EG में क्या दिया 0। लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, LS का मतलब लो स्पिन। आप बता दो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन रखा आपने 6, EG में क्या रखा आपने 0। CFSC फाइंड करेंगे, बताओ CFSC में आप T2G में -2/5 इंटू क्या करेंगे 6 +3/5 इंटू क्या करेंगे 0। ये आप डेल नोट लोगे, पेयरिंग एनर्जी कितना लेंगे 2 लेंगे सिर्फ, ये वैल्यू कितना आ जाएगा -12/5 डेल नोट, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 2p। कहीं कहीं पे एग्जाम में क्या होगा 2p नहीं देके 3p देगा, और 2p का ऑप्शन देगा, 2p का भी ऑप्शन देगा। तो आप क्या करना 2p 3p में देखना -12/5 नॉट किसके साथ है,
जिसके साथ रहेगा उसी को ऑप्शन में टिक कर देना। नीट का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूँ, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर की में कौन सा फेवर किया था, 2P की 3P? नहीं नहीं, आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा 3P दे देगा, और एक में देगा आपका -12/5। जो ये जो -12/5 नेट है, ये किसी ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो उसी को प्रायोरिटी देंगे कि नहीं, बताइए आप। हाँ सर, बट जस्ट इन केस अगर दोनों ही आ गया, मतलब 12/5 दोनों में आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो 2 क्वेश्चन इस पे मैं लाऊंगा, नीट में जो पूछा हुआ वो मैं दिखाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा वो। क्योंकि वहां पे स्टूडेंट ने इससे पकड़ लिया था कि कौन राइट होगा इससे। क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें -12/5 डेल नॉट था और किसी में नहीं था। अब उसके साथ 3P दे दिया था, तो जस्टिफिकेशन में था -12/5 डेल नॉट तो आना ही चाहिए। कर लोगे यहाँ तक कुछ आइडिया लगा ऑक्जेलेटो के साथ? यस। तो आप कंपाउंड दे दूंगा तो आप बता दोगे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होगा CFC से। देखो अगर Fe लिया मैंने Cl6 3 तो ये कौन सा है? आयरन +3 है, +2 +3। प्लस और आयरन यहाँ पे +3 में है, तो ये क्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड होगा, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिक। यहीं पे साइनाइड लेते थे क्या हो जाता? डायमंड। तभी भी पैरामैग्नेटिक होगा, +3 है ना, +3 3D5 में हमेशा पैरामैग्नेटिक रहेगा, चाहे वीक बनाओ चाहे स्ट्रांग बनाओ, से कोई मतलब नहीं है। पैरामैग्नेटिक चेंज हो जाएगा, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट वो डिफर करेगा, लेकिन लो स्पिन हाई स्पिन दोनों का दोनों पैरामैग्नेटिक। हाँ 3D5 है इसलिए, हाँ 3D5 पैरामैग्नेट। है, हाँ। D6 जब रहेगा तभी आप लो स्पिन में डायमैग्नेटिक बोल दीजिएगा। पता है, थ्योरी समझ में आई है ये सब जितना पढ़ा है ये T2G का? ये किसका स्प्लिटिंग बताया आपको? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स या टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स का था ये? ऑक्टाइडल का। अब आइए स्प्लिटिंग पढ़ते थोड़ा टेट्राइडल का, और स्क्वायर प्लेनर का पढ़ के टॉपिक को कंप्लीट करो। डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको। अब आप चाहोगे तो आप मैग्नेटिक नेचर के लिए CFT को हेल्प लेना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन हाई स्पिन सब आप पकड़ लोगे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब आइए, अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। Yes, splitting of d orbital in tetrahedral complex. Splitting of d orbitals in tetrahedral complex. आप खुद से सोचो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर d ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग पढ़ेंगे हम लोग, तो we know the tetrahedral complex ligands are approaching toward the corner of tetrahedron। और टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, वो आपका along the coordinate axis होता है या between the coordinate axis होता है? देखो मैं बता रहा हूँ, फिर से सुनो। देखो ऐसे बता देता है इसको। कैंसिल करो इसको, 1 मिनट। ये हम्म, इसके थ्रू बता देता हूँ, एक कम क्यूब लेना चाह रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्यूब ली, देखो ये अक्षर, देखो यहाँ क्यूब। आपको मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल होता क्या, तो देखो ये मेटल सेंटर है, लिगैंड्स होगा अलोंग द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो लिगैंड्स आएगा किधर से, देखो टेट्राहेड्रॉन ये होता है। आपको टेट्राहेड्रल वाइड बताए थे, याद होगा? याद करो। इसको बोलते हैं कि नहीं टेट्राहेड्रल, बताइएगा।
3 फेस सेंटर लेके कॉर्नर लेके टेट्राहेड्रल बनाते थे कि नहीं, याद करो। थ्री फेस सेंटर लेके सॉलिड स्टेट में पढ़ाए थे, एक कॉर्नर लेके टेट्राहेड्रल बनाते थे कि नहीं, याद करो। तो लिगैंड आपका इस कॉर्नर के थ्रू आ रहा है। अब बताइए, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है। डी ऑर्बिटल्स का लोब्स होता है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, किसका किसका, dx स्क्वायर माइनस o स्क्वायर का, dz स्क्वायर का। अगर लेट कर लो कि मैंने यहाँ पे एक लोब्स लिया इस तरह का, अब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। आप बताइए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अगर मैंने बोला इसको, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस लिया और ये एक्सिस लिया मैंने, एक्सिस जाएगा सेंटर से। बताओ तो लिगैंड से मेटल सेंटर का, ये लिगैंड से इसका लोब्स का ओरिएंटेशन जो उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे dx माइनस y का, ये लेंथ आप बताओ कितना हो जाएगा। ये लेंथ a/√2 होगा कि नहीं, ये लेंथ बेटा, ये लेंथ बताओ a/√2 होगा कि नहीं, बताइए। a/√2 मतलब कि इसका लोब्स होगा वो लिगैंड जो अप्रोच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, a/√2 होगा कि नहीं अक्षर, अब बताइए। मैंने बोला आपको कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बीच का डिस्टेंस क्या बोलोगे, a/√2। और सुनो, और क्या होगा इसमें देखिए, और ये इसी से बना देता है एक और दूसरा, देखना क्या बना होगा। देखो ये मैंने मेटल सेंटर लिया यहाँ पे, ये मैंने डिस्टेंस किसका लिया, ये टेट्राहेड्रल तो कॉम्प्लेक्स ही होता है, टेट्राहेड्रल तो ये होता है, देखो ये टेट्राहेड्रल इसी तरह से रहता है, ये टेट्राहेड्रल है। लिगैंड से अप्रोच किधर से कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया लिगैंड से है आपका। आप खुद से सोचो कि अगर आपके पास dx² ने dxy रहता तो वो कहाँ पे रहता। तो आप अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आपने ये लिया x या y कोई भी लिया आपने, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया था आपने, और अगर मान लो कि आप बोलोगे कि लिगैंड्स किधर होगा इसका, ये लोब्स किधर होगा ऑर्बिटल का, तो ऑर्बिटल का लोब्स होगा वो, देखो मैं बता रहा हूँ ऑर्बिटल्स का लोब्स किधर होगा, यहाँ पे होगा, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा कि नहीं अक्षर, बताइए। हाँ बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये आप खुद से सोचो कि इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, a/2। मतलब मैं बोलूंगा लिगैंड से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। आप खुद से सोचो जिसका लोब्स का ओरिएंटेशन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट इज, उसको लिगैंड से का इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस उसको रिपेल कर रहा है, बताओ दे a/2 से। और ये लोब्स जिसका अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसको लिगैंड कितना डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो लिगैंड से, a/2। अब बेटा बताइए a/2 में कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, ये मैंने लिया आपका dxy। आप बताइए a/2 से ज्यादा, a/2 ज्यादा डिस्टेंस होगा कि नहीं कंपेयर टू a/2 से, बताइए। dxy dyz dzx जो होगा, इसका लोब्स होगा बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि स्ट्रांगली रिपेल होगा कि वीकली रिपेल होगा, बताइए आप। ये बताओ, ये समझ में आया आपका मैंने a/2 कैसे किया। हाँ और a/2 तो स्मॉलर डिस्टेंस या बिगर डिस्टेंस है कंपेयर टू a/2,
a/2 तो स्मॉलर है, तो स्ट्रॉन्गर रिपल्सन किस में होगा, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस या अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस? अलोंग द कोऑर्डिनेट। नो, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि ये शॉर्टर डिस्टेंस पे मेट कर रहा है ना, इसका डिस्टेंस हाँ कम है। हाँ राइट राइट। Electrons in these orbitals are strongly repel or weakly repel? Strongly repel. Then electrons in dx square minus y square and dz orbitals. तो बताओ तो dx y dy z और dz x का एनर्जी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग करने के बाद? तो आप यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, सुनो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को मैं रखूंगा यहाँ पे, वहां पे क्या बोला था, इजी बोला था या T2G बोला था इसको? वहां पे बोला था इजी, यहाँ पे बोलेंगे ई, जी रिप्लेस हो जाता है, यहाँ से सिमेट्री मेंटेन नहीं रहता। और वहां पे आपने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिए थे, dxy लिया था आपने, dyz लिया था और dzx लिए थे, इसको क्या रखा था आपने, T2 लेवल बोलेंगे। जी ड्रॉप हो जाता है यहाँ से, जी मेंटेन रहता है ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में, सिमेट्री, टेट्राहेड्रल में सिमेट्री लॉस हो जाता है। दैट्स व्हाई, क्योंकि देखो लिगैंड जो अप्रोच कर रहा है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस अप्रोच नहीं कर रहा है, तो रिपल्सन जो होगा ना, रिपल्सन किसी लोब्स में ज्यादा होगा, किसी लोब्स में कम होगा, तो जहाँ पे लोब्स ज्यादा होगा वहाँ पे कम होगा, वो एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए सिमेट्री मेंटेन नहीं होता। मतलब कि स्प्लिटिंग जब करेंगे टेट्राहेड्रल में तो स्प्लिट तो करोगे, ऑक्टेटल का रिवर्स कर देंगे, लेकिन जी टर्म आप रिप्लेस कर दोगे। बताओ किस में रिपल्सन ज्यादा होगा, ई लेवल में या T2 लेवल में? मैंने लिख दिया वहां पे, किस में ज्यादा होगा, देखो T2 का एनर्जी लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा कंपेयर टू ई लेवल से, बिकॉज lobes along the coordinate axis are weakly repelled compared to the lobes between the coordinate axis. तो ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं होगा, फिर से एक बार बताएंगे? सिमेट्री का मतलब क्या होता है, खुद से देखिए आप, यहाँ पे कितना लिगेंड्स आ रहा है, 4 लिगेंड्स आ रहा है आपका। हाँ सर। आप खुद से सोचिए कि अगर किसी का लोब्स है यहाँ पे, मान लो जी कि डी बहुत सारा ऑर्बिटल आएगा, तो ये देखिए ये और ये लिगेंड्स, इधर से लिगेंड तो नहीं आ रहा आपका, इधर से लिगेंड तो नहीं आ रहा आपका, हाँ सर। तो आप खुद से सोचो ये दो लिगेंड के बीच में ट्रैप हो गई है, ट्रैप हो रहा है कि नहीं ये सब? यस सर। तो ये जो ट्रैप हो रहा है, इधर से ट्रैप होगा, फिर इधर से भी ट्रैप होगा, इधर से भी ट्रैप होगा, इधर से भी ट्रैप होगा, ट्रैप हो गई है। लेकिन आप खुद से सोचो कि इसमें जो लोब्स का ओरिएंटेशन है, देखो इसमें एक देखो इस पे और इस पे देखो और इस पे देखो, और भी बहुत सारा ऑर्बिटल आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि रिपल्सन के चलते क्या होगा, मतलब कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड में हम लोग जा रहे हैं करने, वहां पे लिगैंड जो अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है और ना बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है, तो फिर सिमेट्री कहाँ से मेंटेन रहेगा बताओ? अगर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आता तो सिमेट्री मेंटेन रहता, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आता तो सिमेट्री मेंटेन रहता क्योंकि लोब्स था उधर, लेकिन यहाँ पे ना अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है ना बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है, तो बताइए क्या सिमेट्री मेंटेन रहेगा वहां पे? नहीं सर। तो आप याद रखिएगा जी ड्रॉप हो जाता है, एनसीईआरटी में देखो जी ड्रॉप कर दिया होगा वहां पे। आप यहाँ से देखो क्या करेंगे, आप प्री स्प्लिटिंग कंडीशन जैसे बताए थे वहीं पे लेंगे, देखो बेटा यहाँ पे कितना ऑर्बिटल लिया था मैंने, 5, ये क्या था, डी ऑर्बिटल इन फ्री मेटल सेंटर, या किस में था, फ्री सेंट्रल मेटल एटम। जैसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगा, तो आपका प्री स्प्लिटिंग कंडीशन में आ गया,
ये डी ऑर्बिटल्स कहाँ पे होगा, इन सिमेट्रिकल फील्ड या अनसिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। मतलब लिगैंड का जो इलेक्ट्रॉन सभी सिमेट्रिकल फील्ड बना के इसको ट्रैप किया मेटल सेंटर को, लेकिन जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो टूट जाएगा। तो कितना में टूटेगा बताइएगा। ये जाएगा आपका 2 और ये जाएगा आपका 3। वहां पे क्या था, 3 नीचे 2 ऊपर, यहाँ पे रिवर्स हो जाता, 2 नीचे 3 ऊपर, क्योंकि रिपल्सन देखो मैंने बता दिया आपको। इसके और इसके बीच को गैप को हम लोग बोलते हैं क्या, देखो इसको भी तो डेल टी, वहां पे क्या था डेल नॉट, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसको बोलेंगे हम लोग ई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग T2। देखो ये क्या लिए थे, बेरी सेंटर लिए थे कि नहीं, याद करो, तभी भी लेंगे बेरी सेंटर। अब क्या होगा कि कुछ का एनर्जी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैंने डिक्रीज कर दिया, कितना से, तो -3/5 डेल टी से। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैंने रेज कर दिया, कितना से, +2/5 डेल टी से। तो बताओ मोर और लेस सब कुछ वैसे ही है ना, कि रिप्लेस जो हुआ आपका जैसे होगा। देखो आप खुद से, इसमें आप कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -3/5 इंटू 4 करेंगे, अब वहां 6 रखें तो 6 इंटू 2/5 करेंगे, देखो वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है कि नहीं। बताओ, इसीलिए इसको बेरी सेंटर बोलते हैं हम लोग, बेरी सेंटर। स्पेस का मैं इसलिए छोटा लिख रहा हूँ, बेरी सेंटर। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करेंगे टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्प्लिटिंग पैटर्न होता है इसका, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये होता है स्प्लिटिंग। अब क्या होता है सुनो, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया आपका ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में। each electron in EG level, E level, in E orbitals कितना से स्टेबलाइज हो रहा है, stabilized by -0.6 del naught, and each electron in T2 level is destabilized by कितना से destabilize होगा, +0. देखो क्या है वो 2/5 लिए तो 0.4 डेल टी से क्या होगा, वो डिस्टेबलाइज होगा, ये टी लिख दो, रॉन्ग लिख दिए थे, डेल टी से ये होता। अब बताओ तो फील्ड, लिगैंड्स का फील्ड स्ट्रॉन्गर किस में होगा, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, किस में लिगैंड्स का फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ऑक्टाहेड्रल में। तो आपको ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक टर्म क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे फॉर ए गिवन सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब समझ में आ गया। देखो तो किसका ज्यादा वैल्यू है, डेल नॉट का या डेल टी का, डेल नॉट।
That's why all tetrahedral complexes are low spin या high spin. वैल्यूलेस है. तो आप लिखोगे फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जब जाएंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे डेल टी का जो वैल्यू होता है हमेशा लेस देन होता है पेयरिंग से ऑलवेज. तो आप क्या प्रेफर करेंगे? पेयरिंग प्रेफर करेंगे यहाँ पे? नहीं. नहीं. तो क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि कौन ऊपर होगा कैसे कैसे, तो वो समझ में आ गया. जी ड्रॉप कर देंगे, 2 नीचे रखेंगे 3 ऊपर रखेंगे. ये कहाँ पे? टेट्राहेड्रल में. और ईच इलेक्ट्रॉन इन द ई लेवल T2 लेवल आ गया तो ई लेवल में आप स्टेबलाइज कर दो और उधर क्या कर दो? डिस्टेबलाइज कर दो. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होता है? तो मैंने बोल दिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 पॉइंट याद रखना. डेल क्या होता है? डेल टी जो होता है वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से लेस होता है. और डेल टी एक मेटल सेंटर फिक्स कर दोगे तो डेल टी और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का ये CFSC के बीच में रिलेशन देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू ज्यादा होता है. ये पॉइंट कुछ याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. अब आते हैं देखो यहाँ पे ये निकेल का जो मैंने कॉम्प्लेक्स देखा था NaCl4, ये जो था आपका Ni2-, ये क्या था बताओ बेटा? टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल. आप बताओ. यहाँ पे तो मैंने वहां भी बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया था dsp2 sp3 याद करो. अब यहाँ पे निकेल जो होगा निकेल +2 स्टेट में है तो निकेल +2 में क्या होगा? 3d8 होगा. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 3d8 होता है. याद करो निकेल +2 बेटा 3d8 होता है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अब इक्विल लिगेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता. स्ट्रॉन्ग अब इक्विल लिगेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता इसमें, क्योंकि यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का टर्म ही नहीं लोगे. लो स्पिन हाई स्पिन D4 D5 D6 ऑक्टाहेड्रल. तो इसमें D2 H3 ये सब नहीं होता नहीं, खाली sp3d2 ही होता है. नहीं नहीं, आपको जब बताए थे वहां पे अपग्रेडेशन में, तो जब आपका निकेल का +2 लिए थे 3d8 में, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड में आपको बताए थे ना DsP2 अपग्रेडेशन. हाँ सर. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन हाई स्पिन का आपका रूल नहीं होता. आप जब स्पिन लो स्पिन हाई स्पिन का कंसेप्ट होगा तो सिर्फ जाइएगा ऑक्टाहेड्रल में. अब वो भी कहाँ पे? तो D4 D5 D6 और कहीं पे नहीं. अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? आप खुद से सोचो मेरे को. आप खुद से सोचो, बताइए कैसे करेंगे इसको. आपके पास तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे होगा. ये जो वैल्यू होता है ये, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? डेल टी. और डेल टी का जो वैल्यू होता है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है? लेस होता है. आप बताइए 6 8 इलेक्ट्रॉन है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ऐसे ही करोगे ना, 5 6 7 8. पेयरिंग एनर्जी नहीं लेते हम लोग यहाँ पे. आप बताओ तो इसमें T2 में कितना इलेक्ट्रॉन, ई में कितना इलेक्ट्रॉन रखा आपने? 4. और T2 में कितना रखा आपने? 4. इसका CFSC फाइंड करेंगे, यहाँ भी CFSC आता है. पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे. 3/5 इंटू क्या करेंगे? 4. 2/5 इंटू क्या करेंगे? 4. और ये वैल्यू क्या होगा? डेल टी. फाइंड कर लोगे वैल्यू डेल टी के टर्म में. बताओ किसको इंक्लूड नहीं करोगे यहाँ पे? तो पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी को इंक्लूड नहीं करेंगे आप. ये वैल्यू जब जाएंगे तो ये मेरे को दिख रहा है यहाँ पे -12/5 हो जाएगा, -8 होगा तो -4/5 आ जाएगा, तो -0.8 आ जाएगा कि नहीं? देखो डेल नॉट नहीं लिखेंगे, डेल टी लिखेंगे. और देखो कोबाल्ट Cl6 जो लिए, देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है? ये ऑक्टाहेड्रल.
डेल नॉट का वैल्यू दिया आपका 18,000 पर सेंटीमीटर। देन वैल्यू ऑफ डेल टी फॉर कोबाल्ट Cl4 2-। अब यहाँ पे बताओ विल बी, ये क्वेश्चन दे देगा आपको। अब बताइए CFSC मैंने यहाँ पे 18,000 पर सेंटीमीटर वेव नंबर का ही है। अब वेव नंबर से भी हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। तो डेल नॉट का वैल्यू 18,000 पर सेंटीमीटर दिया आपका, 18,000 पर सेंटीमीटर दिया ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। और उसी मेटल सेंटर में देखो लिगैंड भी मैंने सेम रखा, मेटल सेंटर को भी सेम रखा, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेम रखा, तभी ये वैलिड होता है। ये जो रिलेशन होता है तभी प्रूफ होता है। इसीलिए ये तभी रिलेशन लेंगे जब मेटल सेंटर सेम होगा, लिगैंड सेम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, तभी आप बोलोगे। तब बताइए सॉल्यूशन करेंगे तो किसका हेल्प लेंगे, रिलेशन का हेल्प लोगे कि नहीं। डेल टी इक्वल टू क्या होगा 4/9 डेल नॉट। बताइए 4/9 इंटू क्या होगा 18,000 से आप डिवाइड कर दोगे तो देखो कितना आ जाएगा वो, कितना 36,000 आ रहा है ना आपका, 3600 आ रहा है ना, चेक करो। नहीं 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 रॉन्ग हो गया, 8,000 के करीब आ जाएगा ना। तो बेटा बताओ कर लोगे इस सब का कैलकुलेशन अगर देगा कहीं पे भी तो। आपको याद रखना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लो स्पिन या स्पिन, तो नाइदर लो नॉर हाई। नहीं, स्पिन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा ई में और T2 में फ्री हैंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ। ये मैंने बताया स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFSC का कैलकुलेशन बता दिए, क्या नहीं रखेंगे CFSC कैलकुलेशन में, तो आप हमेशा याद रखिएगा CFSC कैलकुलेशन में एक चीज नहीं याद रखना, क्या नहीं रखना, पेयरिंग एनर्जी नहीं रखना है। तो मैं उसको लिख ही देता हूँ उस साइड पर। ये CFSC किसके लिए होता है, CFSC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तब CFSC जब जाएंगे तो CFSC क्या होगा देखो, -3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी लेवल, 2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 लेवल। सीधा ब्रैकेट बंद करके सीधा दे देना डेल टी, पेयरिंग नहीं, पेयरिंग का भी नहीं आता। कर लोगे यहाँ से, वैल्यू बताइए, जेई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। आइए अब लास्ट एक पढ़ते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग का पैटर्न बहुत थोड़ा टफ है। इसमें पैटर्न याद रखना कहाँ पे कौन स्प्लिट करता है, और ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछेगा इससे। और एक दो पॉइंट बता देता हूँ आपको, वो 2 पॉइंट याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे दिमाग लगाना आप। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, टेस्ट सीरीज में पूछ देता है, इसलिए बता देता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया। देखो होता क्या। बताइए स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड्स किधर अप्रोच करेगा, आप ये बताओ तो पहले। देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आपके पास ये मेटल सेंटर है, ये मेटल सेंटर है, तो लिगेंड किधर अप्रोच करेगा, अलोंग दिस पॉइंट। मान लो कि ये लिगेंड से आपका लिगेंड इस पॉइंट से अप्रोच कर रहा है, और ये मान लो कि मैंने XY प्लेन ले लिया, मतलब ये X एक्सिस ले लिया मैंने, और ये मैंने इधर से देखो यहाँ पे Y एक्सिस ले लिया। बेटा बताओ dx² - y² जो होगा जिसका अलोंग द एक्सिस रहता है उस पर रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं स्ट्रॉन्गर। आपने XY प्लेन लिया यहाँ पे, और आपने देखा होगा कि इस तरह का लोब्स का ओरिएंटेशन होता है किसका,
dx² माइनस y² लिगेंड्स आपके अप्रोच कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो बताइए रिपल्सन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं? हाँ सर। तो आप खुद से बताओ, जितना भी डी ऑर्बिटल है सबसे स्ट्रॉन्गर किस में हो जाएगा? स्ट्रांगली रिपेल्ड होगा by the ligands electrons. इसके बाद रिपल्सन किसको लगेगा? एक तो झटका लगे इसको, सबसे जोर का झटका जो बोल दो, सबसे ज्यादा इसी को लगा यहाँ पे। उसका बाद किसको लगेगा? तो जो एक्स वाई प्लेन पे होगा तो वो कौन है? डी एक्स वाई। यही बात समझ में? अच्छा, जो लोब्स थे along the coordinate axis को सबसे जोरा झटका लगा, उसके बाद लगेगा किसका? डी एक्स वाई, क्योंकि वो प्लेन पे है। आप इसको ऐसे पढ़ो, देखो यहाँ से बता देते हैं। बताइए लोब्स किधर आ रहा है, ये लिगेंड्स किधर आ रहा है? along the coordinate axis या between the coordinate axis, ये बता दो आप। किधर आ रहा है? along the coordinate axis, between the coordinate axis। ये जो स्प्लिटिंग था पैटर्न, ये स्प्लिटिंग पैटर्न किसका था? टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल का? ऑक्टेट। और इसमें कौन था आपका? dx² माइनस y² और dz² यहाँ पे था। यहाँ पे था आपका dxy dyz और dzx था यहाँ पे। आप देखो स्क्वायर प्लेनर अब यहाँ से होता है, क्या होता है कि 4 लिगेंड्स आपका along the coordinate axis आ रहा है, 4 लिगेंड्स xy एक्सिस के along, z एक्सिस के along जो लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में था उसको आप स्ट्रेच कर वहां से रिमूव कर दो, तो वही स्क्वायर प्लेनर, मतलब कि 4 लिगेंड्स अप्रोचिंग along the coordinate axis। अब क्या होता कि एक्स वाई प्लेन पे आपने देखा, तो एक्स वाई प्लेन पे किसको देखा आपने? dx² माइनस y² में सबसे रिपल्सन था, तो वो चला जाएगा यहाँ पे dx² माइनस y²। उसके बाद किस में रिपल्सन होगा? तो यहाँ पे dxy में रिपल्सन होता है, तो यहाँ चला जाता है आपका dxy। उसके बाद जेड कंपोनेंट का जितना भी लिगेंड होता है सब ये ओरिएंटेशन होता है, जेड कंपोनेंट जिसमें भी होगा उसमें रिपल्सन कम होता है, तो जेड चला जाएगा यहाँ पे। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, dz²। इसमें जो दो बचा था वो और नीचे चला जाएगा, कौन? dyz dzx। जेड कंपोनेंट का जितना भी होता है सबका नीचे चला जाता है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट जितना होता है सब ऊपर चला गया। तो बताइए सबसे ऊपर कौन चला गया? देखो सबसे ऊपर कौन जा रहा है, यही क्वेश्चन पूछता है आकाश का टेस्ट सीरीज में, एलन के टेस्ट सीरीज में, ये पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग। तो इसमें पैटर्न याद रखना, जेड कंपोनेंट का सबको नीचे कर देना, एक्स वाई कंपोनेंट को ऊपर रखना, सबसे टॉप पे होगा dx² माइनस y², उसके बाद dxy, नीचे dz², नीचे dyz dzx। सीएफएससी कैलकुलेशन बहुत टफ होगा आपके लिए, ये मत पढ़िएगा सीएफएससी का कैलकुलेशन। ये पैटर्न आप याद रखना, टेस्ट में क्वेश्चन बन जाएगा। और एक चीज क्या याद रखना, फॉर ए गिवन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम अगर फिक्स कर देंगे तो स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग पैटर्न सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, और उसका कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। तो बताइए सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर में या ऑक्टाहेड्रल में? स्क्वायर प्लेनर। देख रहे हो ना, यहाँ पे तक तो आपका टेट्राहेड्रल था, ये ऑक्टाहेड्रल था, उससे भी ज्यादा करके रख दिया ये। आई बात समझ में? यही था आपका स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग मैंने बता दिया आपको, आप खुद से सोचो। इस पे कभी कॉन्फ़िगरेशन तो पूछेगा नहीं, इसलिए अवॉइड करना। dx² माइनस y² along the coordinate एक्सिस था, इसीलिए सबसे ज्यादा रिपल्सन हुआ, इसलिए देखो सबसे टॉप पे वही है। जेड कंपोनेंट के साथ जो भी बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो नीचे आ जाएगा। यही था आपका सी एफ टी क्रिस्टल प्लिस
क्या बोले थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यही था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, जितना इंफॉर्मेशन दी दैट इज सफिशिएंट। मैग्नेटिक मोमेंट्स, लो स्पिन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्पिन आप बोलोगे ही नहीं वहां पे है स्पिन लो स्पिन, क्योंकि वो हमेशा क्या बनता है, पेयरिंग होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का फोर्सली। नो, फोर्सली इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कहाँ होगा, D4 D5 D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेंस्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तक का थ्योरी मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे ये CFT होता है, कैसे कैसे स्प्लिटिंग होता है, CFSC कैसे निकालते हैं, बता दिए। अब जो हम लोग पढ़ाने, अब जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको आइसोमेरिज्म, कलर इनकोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये सारा थ्योरी मैं आपको मंडे का जो क्लास होगा, मंडे को मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड करके सीधा चला जाऊंगा DNA ब्लॉक पे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। आज मेनली CFT के लिए था, CFT मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ अक्षय। नेक्स्ट है आपको कोऑर्डिनेशन, ये ज्योमेट्री बता दूँ, कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी कुछ लाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो टॉट पोर्शन है जहाँ तक। और फिर आगे का थ्योरी आपको नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो बता देंगे। चलिए ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।